हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। महेंद्र भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, पर फिर उसे भूत से डर कैसे लगने लगा, जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो। ये कहानी महेंद्र नाम के नवयुवक ने गणेश को सुनाई थी। महेंद्र एक कंपनी में सुपरवाइजर था, जो अपने सुपरवाइजर्स को विभिन्न प्रकार की कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए किराए पर उपलब्ध कराती थी, जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स और इसी तरह की दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए। महेंद्र का काम वर्क साइट की एक्टिविटीज पर निगाह रखना था। उसे अपने हेड ऑफिस के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते ही रहना पड़ता था। कोल माइनिंग एरिया से रेलवे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन साइट पर, और वहां से कुछ महीनों बाद किसी केमिकल प्लांट पर जो कहीं बन रहा होता था। महेंद्र अविवाहित था, उसकी आवश्यकताएं बहुत साधारण थीं और वो स्वयं को हर प्रकार की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ढाल लेता था, फिर चाहे वो कोई सुविधाहीन विश्राम गृह हो या फिर पत्थरों की खदान के बीच कोई कामचलाऊ टेंट। परंतु ईश्वरन, उसका रसोइया, बड़े काम का आदमी था। ईश्वरन को महेंद्र से बड़ा लगाव था और जहां कहीं महेंद्र की नियुक्ति होती, वो बगैर शिकायत किए उसके साथ चला जाता था। वो महेंद्र के लिए खाना बनाता, उसके कपड़े धोता और रात को अपने मास्टर के साथ गप हाँकता था। वो अनगिनत कहानियां और किस्से विभिन्न विषयों पर बुन सकता था। ईश्वरन में आश्चर्यजनक क्षमता थी कि वो सब्जियां और अन्य खाना बनाने की चीजें न जाने कहां से उपलब्ध करा लेता था। बिल्कुल रिमोट एरियाज के बीच भी, जहां कोई दुकान नहीं दिखाई देती थी, वहां भी वो खाना बनाने का सामान तो जुगाड़ ही लेता था। वो चमत्कार पूर्ण ढंग से, बिल्कुल जादू की तरह ताजी सब्जियों से बना बहुत ही स्वादिष्ट खाना जिंक शीट शेल्टर के नीचे अपने नए कार्यस्थल पर आने के एक ही घंटे में तैयार कर देता था। महेंद्र सुबह जल्दी उठता और नाश्ता करके अपने काम पर चला जाता था, और वो अपने साथ तैयार किया हुआ कुछ भोजन ले जाता था। इसी बीच ईश्वरन टिन शेड को ठीक करता, कपड़े धोता और फिर पानी की कई बाल्टियों को अपने सिर पर उड़ेल कर मजे से नहाता था और पूरे टाइम बुदबुदाते हुए प्रार्थना भी करता था। इतने में लंच का समय हो जाता था। खाने के बाद सोने से पहले वो कुछ देर पढ़ता था। अक्सर ईश्वरन कई सौ पेजों की तमिल भाषा की कोई लोकप्रिय रोमांचक पुस्तक पढ़ता था। उसमें दिए हुए इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस और जोरदार वृत्तांत ईश्वरन के मन पर छा जाते। उसके अपने डिस्क्रिप्शंस भी उन तमिल लेखकों जिनको उसने पढ़ा होता था से बहुत प्रभावित होते थे। जब वो किसी छोटी सी घटना को भी डिस्क्राइब कर रहा होता, तो उस डिस्क्रिप्शन में भी वो सस्पेंस यानी रोमांच और सरप्राइज एंडिंग डालने की कोशिश करता था। उदाहरण के लिए, ये कहने की बजाय कि उसने सड़क पर गिरा हुआ एक पेड़ देखा, वो भौं को चढ़ाकर और हाथों को फैला फैलाकर बड़े नाटकीय अंदाज में कहता, सड़क सुनसान थी और मैं बिल्कुल अकेला था। अचानक मैंने कोई चीज देखी जो ऐसी दिखती थी जैसे कोई बहुत बड़ा घने बालों वाला जानवर सड़क के आर पार लेटा हुआ है। मेरे मन में आया कि मैं वापस मुड़ चलूं, परंतु जैसे ही मैं नजदीक आया तो देखा कि ये तो अपनी सूखी हुई शाखाओं को फैलाए हुए कोई गिरा हुआ पेड़ था। महेंद्र कैनवास की कुर्सी पर पीछे की तरफ तन कर बैठ जाता और ईश्वरन की कहानियों को कुछ ज्यादा सोचे समझे या आलोचनात्मक दृष्टि से विचारे बगैर सुनता रहता था। ईश्वरन अपनी कहानी सुनाना ऐसे शुरू करता, जहां से मैं आता हूँ वो जगह इमारती लकड़ी यानी टिम्बर के लिए फेमस है। चारों ओर घना जंगल है। लकड़ी के लट्ठे हाथियों द्वारा ट्रकों पर लादे जाते हैं। हाथी अच्छी तरह से खाए पिए हुए विशाल जीव हैं, पर जब वो मदमस्त हो जाते हैं तो बड़े बड़े अनुभवी महावत भी उन्हें नियंत्रण में नहीं ला सकते। इस भूमिका के बाद ईश्वरन किसी हाथी से जुड़ा कोई लंबा चौड़ा किस्सा सुनाने में लग जाता। एक दिन नर हाथी लकड़ियों के मैदान में से निकल भागा और मन मर्जी से झाड़ियों को रौंदते हुए, जंगली बेलों को उखाड़ते हुए और शाखाओं को तोड़ते हुए इधर उधर घूमने लगा। सर, आप तो जानते ही हैं कि जब हाथी पगला जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है। ईश्वरन अपनी ही कहानी के उत्साह में इतना उलझ जाता कि वो फर्श से उठ खड़ा होता और कूदने लगता और पागल हाथी की नकल करते हुए अपने पैरों को जमीन पर पटकने लगता। अपनी बात को जारी रखते हुए वो कहता,
हाथी हमारे नगर के बाहर पहुंच गया। वो चारदीवारी को ऐसे तोड़ रहा था जैसे माचिस की तिल्लियां हों। वो मुख्य सड़क पर आ गया और फल, मिट्टी के बर्तन और कपड़े की दुकानों को उसने तोड़ डाला। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। ईंटों की चारदीवारी तोड़ते हुए हाथी अब स्कूल के प्रांगण में प्रवेश कर गया, जहां बच्चे खेल रहे थे। सभी लड़के कक्षाओं में भाग लिए और दरवाजों को कसकर बंद कर दिया। हाथी चिंगाड़ा और फुटबॉल के गोल पोस्ट को उखाड़ते हुए, वॉलीबॉल के नेट को फाड़ते हुए, पानी के ड्रम को ठोकर मारकर, उसे चपटा बनाते हुए और सारी झाड़ियों को उखाड़ते हुए घूमता रहा। इसी बीच सारे टीचर्स तो स्कूल बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए थे। वहां से वो बेबस होकर हाथी द्वारा किए जा रहे इस विनाश को देख रहे थे। नीचे एक भी आदमी नहीं था। सड़कें ऐसे खाली थीं जैसे पूरे शहर के बाशिंदे अचानक गायब हो गए हों। मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ता था और छत से सारा ड्रामा देख रहा था। मैं नहीं जानता अचानक मुझे क्या हुआ। मैंने एक अध्यापक के हाथ से एक छड़ी झपट ली और मैं सीढ़ियों से दौड़ता हुआ नीचे आ गया। हाथी चिंघाड़ा और उसने बड़े डरावने ढंग से पेड़ की एक शाखा हिलाई जो उसने अपनी सूंड में पकड़ी हुई थी। फिर उसने अपना पांव जोर से धरती पर मारा, लात मारकर बहुत सी मिट्टी और धूल उड़ाई। वो बड़ा डरावना लग रहा था, परंतु मैं धीरे से हाथ में डंडा लिए हुए उसकी ओर बढ़ा। लोग सम्मोहित होकर आसपास की छतों से ये सीन देख रहे थे। हाथी ने लाल आंखों से मुझे देखा और मेरी तरफ दौड़ने के लिए वो तैयार था। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और वो जोर से चिंघाड़ा। उसी क्षण में आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करते हुए उसके तीसरे नाखून पर तेजी से डंडा मारा। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो हाथी भौचक्का रह गया हो। फिर वो सिर से लेकर पैर तक कपकपाया और लुढ़क गया। ईश्वरन यहाँ पहुंचकर कहानी को आधा छोड़ देता और खड़ा होकर बड़बड़ाते हुए कहता, मैं गैस जलाने और खाना गर्म करने के बाद लौटूंगा। महेंद्र जो कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहा होता, वो अधर में रह जाता, क्योंकि उसका मन तो कहानी में ही लगा रहता था। जब वो लौटता, ईश्वरन आते ही अपनी कहानी सुनाना शुरू नहीं करता था। महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता था कि अभी कहानी का एंड तो बाकी है। हाथी को होश में लाने के लिए पशु चिकित्सक को बुलाया गया। ईश्वरन कंधे उचकाते हुए बड़े ही आराम से कहता, 2 दिन बाद उसका महावत उसे जंगल में ले गया। अच्छा ईश्वरन, ये बताओ तुम ये कर कैसे पाए? तुमने हाथी को गिरा कैसे दिया? सर, इसका संबंध जापानी गला कराटे या जुजित्सु से है। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इससे नाड़ी तंत्र या नर्वस सिस्टम अस्थायी रूप से शिथिल हो जाता है सर। कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता था जिसमें ईश्वरन एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस से भरपूर कोई कहानी न सुनाता हो। कहानी चाहे विश्वास करने लायक हो या न हो, जिस अनोखे अंदाज में वो सुनाई जाती थी उसकी वजह से महेंद्र को उसे सुनने में बड़ा ही मजा आता था। महेंद्र को ईश्वरन के कारण अपने कमरे में टीवी की कमी भी महसूस नहीं होती थी। एक दिन जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा, सर, क्या मैं आज रात कोई विशेष पकवान बनाऊं? आखिरकार आज का दिन बड़ा शुभ है। सर, परंपरा के अनुसार आज हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। उस रात महेंद्र ने सबसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और ईश्वरन की पाक कला की तारीफ भी की। ईश्वरन बहुत खुश भी दिखाई दे रहा था, परंतु फिर अचानक उसने भूत प्रेतों की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। सर, आप तो जानते ही हैं कि ये पूरा फैक्ट्री का एरिया जिस पर हमने इस समय कब्जा कर रखा है, ये एक समय पर कब्रिस्तान था, उसने कहना शुरू किया। महेंद्र, जो एक बहुत संतुष्टिपूर्ण खाना खाने के बाद दिवा स्वप्न में खो सा गया था, उसको तो ये सुनकर के एक झटका सा लगा। मैं तो पहले ही दिन से जान गया था जब मैंने रास्ते में एक इंसानी खोपड़ी को पड़े हुए देखा था। आज भी मुझे बहुत सारी हड्डियां और खोपड़ियां दिखाई पड़ जाती हैं। ईश्वरन ने कहना जारी रखा। उसने बताना जारी रखा कि कैसे उसने कभी कभी रात में भूत देखे हैं। मैं इन चीजों से आसानी से नहीं डरता सर, क्योंकि मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ, परंतु एक भयानक औरत का भूत जो पूर्णिमा की आधी रात को कभी कभी दिखाई देता है, ओहो, ये एक घिनौना और डरावना सा जीव है।
जिसके बाल चिपके हुए हैं और उसका चेहरा झुर्रीदार है, जैसे कि किसी कंकाल ने अपने हाथों में फीटस यानी भ्रूण को उठा रखा हो। महेंद्र इस वर्णन को सुनकर कांप उठा और उसने कठोरता से ईश्वरन को टोका। तुम पागल हो ईश्वरन, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन की उपज है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और हो सके तो अपने दिमाग की भी जांच कराओ, बकवास कर रहे हो तुम। वो कमरे से बाहर गया और सोने के लिए चला गया और महेंद्र को ऐसा लग रहा था कि अब कुछ दिन तो ईश्वरन नाराज ही रहेगा। पर अगले दिन उसे ये देख करके बहुत ताज्जुब हुआ कि रसोइया तो पहले ही की तरह खुश और बातूनी था। उस दिन से महेंद्र को बहादुरी से डींग हाँकने के बावजूद भी कि वो किसी भूत वूत से नहीं डरता, रात में सोते समय बड़ी घबराहट महसूस होने लगी। हर रात वो अपने बेड के पास वाली खिड़की में से बाहर अंधेरे में झांकता था, ये देखने के लिए कि आसपास कोई अंधेरी आकृतियां तो नहीं घूम रही। लेकिन उसे सिर्फ अंधकार के समुद्र और दूर फैक्ट्री की टिमटिमाती हुई रोशनियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। उसे हमेशा से पूर्णिमा की रात को दूध या चांदनी में नहाया हुआ सीन देखना बहुत पसंद था। लेकिन ईश्वरन से चुड़ैल की कहानी सुनने के बाद जब आसमान में पूरा चांद चमक रहा होता तो वो खिड़की से बाहर देखने से भी बचता था। एक रात अपनी खिड़की के बहुत पास हल्की सी कराहने की आवाज सुनकर महेंद्र नींद से जाग गया। पहले तो उसने ये सोचा कि कोई बिल्ली चूहे ढूंढते हुए घूम रही है, परंतु आवाज इतनी गहरी थी कि वो बिल्ली की आवाज नहीं हो सकती थी। उसने बाहर झांकने की अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि कोई ऐसा सीन नहीं दिखाई पड़ जाए जिसको देखकर उसका दिल ही थम जाए। परंतु चीख पुकार तेज होती गई और ये बिल्ली की बिल्कुल नहीं थी। अब वो अपनी जिज्ञासा को और नहीं रोक सका। अपने को विंडो सिल के स्तर तक झुकाते हुए उसने बाहर दूध या चांदनी की चादर को देखा। वहां पास ही में एक अंधेरी सी आकृति एक छोटे बंडल को पकड़े हुए खड़ी थी। महेंद्र डर गया और वो हाँफते हुए तकिए पर जा गिरा। जब वो धीरे धीरे इस खौफनाक अनुभव के प्रभाव से बाहर आया तो वो अपने आप को समझाने लगा और आखिरकार उसने निष्कर्ष निकाला कि ये किसी प्रकार का उसके दिमाग में उपजा सुझाव रहा होगा या फिर उसके अचेतन मन ने उसके ऊपर किसी तरह की ट्रिक की होगी, या हो सकता है ये उसके मन का सिर्फ भ्रम था। जब वो सुबह उठकर नहाया और नाश्ता करने अपने कमरे से बाहर आया तो उसके मन से पिछली रात वाली घटना की दहशत निकल चुकी थी। ईश्वरन ने उसको दरवाजे पर लंच का पैकेट और उसका बैग पकड़ाते हुए अभिवादन किया। जब महेंद्र बाहर जाने ही वाला था, ईश्वरन मुस्कुराया और बोला, सर, आपको वो दिन याद है जब मैं आपको अपने हाथों में फीटस पकड़े हुए चुड़ैल के बारे में बता रहा था और तब आपने मुझ पर ऐसी बातों की कल्पना करने के लिए बहुत क्रोध किया था, और देखिए कल रात आपने खुद उसको देखा था। मैं आपके कमरे से आ रही कराहने की आवाज सुन करके दौड़ा आया था। महेंद्र की पीठ में यह सुनकर कंपकपी सी दौड़ गई। उसने ईश्वरन की बात पूरा होने का इंतजार नहीं किया। वो तेजी से अपने ऑफिस गया और वहां उसने अपने त्यागपत्र के कागज सौंप दिए और ये तय किया कि वो अगले ही दिन उस बुतहा जगह को छोड़ देगा। डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। Many thanks for watching.